नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ शिकागो से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुनीश रायजादा। मुनीश रायजादा न केवल भारतीय मामलों के बल्कि अब तो अमेरिका में काफ़ी समय से हैं, तो अमेरिका के मामलों के भी अच्छे जानकार हैं। वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और हमारे मित्र भी हैं। भारत से हैं। भारतीय मूल के बहुत सारे लोग अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और डॉक्टर मुनीश रायजादा से हम पहले भी जुड़ चुके हैं, पहले भी बातचीत कर चुके हैं अलग अलग मुद्दों पर। तो मुनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद ओंकार जी। मुनीश जी, 15 दिन से भी कम समय अब बचे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में, जो वोटिंग होगा उसके लिए। पहले दौर की डिबेट हो चुकी है, दूसरे दौर की आप जानते हैं कि किस वजह से कैंसिल हो गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कोविड-19 की चपेट में आ गए थे, पॉजिटिव हो गए थे। हम्म। लेकिन वहां पर जो इस समय हालात हैं, कैसा माहौल है इस समय अमेरिका में? और कुछ लोग कयास लगा रहे हैं यहाँ भारत में। कभी बाइडेन के बारे में चर्चाएं होती हैं, कभी ट्रंप के बारे में चर्चा होती है। अब जो माहौल बना है, यानी मतदान से करीब 12-13 दिन पहले, तो ऊंट जो है वो किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? ओंकार जी, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया है, अच्छा मुद्दा उठाया है। अ, जी। अगर पोल्स को देखें तो लगता है कि बाइडेन के पास लगभग 10 पॉइंट्स की लीड है। जी। लेकिन पोल्स से ही इलेक्शन जीता जाए ऐसा हो नहीं सकता, या होता नहीं हमेशा। हम्म। क्योंकि अगर आप पिछले चुनाव में देखेंगे तो हिलरी क्लिंटन न केवल लीड्स पोलिंग रेस या जो पोल्स में, मतलब शी वाज लीडिंग, इवन जो पॉपुलर वोट है उसको 2.8 मिलियन वोट्स ज्यादा मिले थे, यानी कि जो जनता ने वोट दिए थे। जी। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से डिसाइड होता है। जी। उस पर आएंगे अपन। तो उन सब के बावजूद भी ट्रंप जीते। जी। अमेरिका में नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगलवार आता है उस दिन इलेक्शन होता है। तो कोई डेट जी। फिक्स नहीं है, इस बार नवंबर 3 जो कि मंगलवार है इलेक्शन होना है। और नेचुरली इस वक्त डेफिनेटली 10 पॉइंट्स की लीड बाइडेन जी के पास है। लेकिन ट्रंप इज ट्राइंग टू प्ले टू द गैलरी। उनको जी। अपने जो उनका एक इलेक्टोरल बैंक है, वोट बैंक, उनको वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि टिपिकली इसलिए आप देख रहे हैं कि इवन कोविड को लेकर ट्रंप काफी अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। एंड उन्होंने इवन हम्म। डॉक्टर फोसी को भी आज नकार दिया कि वो तो साढ़े हम्म। तीन सौ हम्म। साल पुराने एक्सपर्ट हैं। 350 साल से ही मतलब एक व्यंग था उनका। तो कहने का मतलब है कि ही इज ट्राइंग टू प्ले टू इस गैलरी की, मतलब मास्क मैटर नहीं करता, और ये सब चीजें ट्राइंग टू अंडर प्ले द कोविड मेस। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन लोग डिवाइडेड है, पहले भी डिवाइडेड थे, इस बार भी काफी डिवाइडेड है। बड़ी डिवाइसिव पॉलिटिक्स में है इस वक्त यूएसए, इसमें कोई शक नहीं। पर हमारी जब करीब 4 महीने पहले बात हुई थी, जी। तो उस समय लग रहा था कि जो ब्लैक्स का मैटर था, हम्म। उसने जो बाकी लोग हैं उनको यूनाइट कर दिया है जी, ट्रम्प के साथ। उसमें कुछ चेंज आप देख रहे हैं क्या इधर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो ब्लैक लाइव्स मैटर की वजह से डेमोक्रेट्स, जिन्होंने स्टैंड लेने से लगभग मना किया, जो हिंसा हुई है, वायलेंस, वेंडलिज्म, तोड़फाड़, उसको भी उन्होंने कंडोन किया। मतलब उस वायलेंस को उन्होंने काइंड ऑफ अंडर प्ले किया। तो ये काफी खिलाफत हुई है उस पर उनकी। और वैसे भी अगर आप यूएस की पॉलिटिक्स पर देखेंगे तो यहां पर लोग, रिपब्लिक, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेट। तो लोग पहले से उनकी कुछ ना कुछ एफिलिएशन होती है। जी। और एक थर्ड पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, जो दोनों का मिक्स है। तो रिपब्लिकन पार्टी, जिसको आप थोड़ा बहुत भारत में बीजेपी से समझने के लिए बीजेपी की तरफ इशारा किया जाए तो वैसे जी। उनके जी। डायनामिक्स है, उनके नेचर है। हम्म। यानी कि हम्म। हम्म। रिपब्लिकन पार्टी
फिजिकली कंजर्वेटिव है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग कंजर्वेटिव है, सोशली भी कंजर्वेटिव है। जी जी जी। यानी कि वो कहते हैं कि क्रिश्चियन वैल्यूज हमारे लिए मैटर करती हैं, हम्म। इसलिए वो लोग रिपब्लिकन टिपिकली गे मैरिजेस के खिलाफ हैं, गे राइट्स के खिलाफ हैं। दे बिलीव इन सेम सेक्स मैरिज, फैमिली वैल्यूज, और इसीलिए वो अबॉर्शंस के भी खिलाफ है, क्योंकि क्रिश्चियन वैल्यू में फेथ के हिसाब से अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। जी जी। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो सोशली लिबरल है और फिजिकली भी लिबरल है, यानी कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत इंटरवेंशन होनी चाहिए, इसलिए जी वो बड़ी गवर्नमेंट साइज में विश्वास रखते हैं। वो सोशल जस्टिस के नाम पे गवर्नमेंट की तरफ से देना चाहते हैं लोगों को, इसलिए वो लोग टिपिकली टैक्सेस उनके वक्त में ज्यादा हो जाते हैं अमीर लोगों पर। और जहां तक सोशली लिबरल है तो इन मामलों में वो मुद्दे, इन मुद्दों पर जो गे मैरिजेस या सेम सेक्स मैरिज या अबॉर्शन राइट्स पे वो ज्यादा स्टैंड नहीं लेते। और क्योंकि पीपल ऑफ कलर जो दूसरे लोग हैं वाइट्स के अलावा, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स होते हैं, या मिडिल क्लास, जी। लो क्लास, जो फाइनेंशियली जो लो क्लास के लोग हैं, तो दे आर टिपिकली मोर डेमोक्रेटिक नेचर। हिस्पैनिक्स, ब्लैक्स, ये टिपिकली, या अपन भारतीयों को भी देखें, अपने यूएसए में लगभग 4 मिलियन इंडियंस कह सकते हैं आप इस वक्त, जी यानी जी कि जी। लगभग 40 लाख। तो उनमें से भी काफी लोग डेमोक्रेट्स बनते हैं, जबकि मुझे ये बड़ा विरोधाभास लगता है, क्योंकि जब हम भारत से यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की वजह से इतने अच्छे बने हुए हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर वो जिस ढंग से डेमोक्रेट्स की सपोर्ट करते हैं, तो वो थोड़ा अजीबोगरीब बात है। बट एनीवे उस पे, तो इन इन मुद्दों का आप ध्यान से देखें तो लगता है कि लोग तो पहले से डिवाइडेड है। जो स्विंग स्टेट्स है एक्चुअली वो डिसाइड करती हैं वोट्स, ठीक है ना। जी क्योंकि स्विंग स्टेट्स, यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम है वो बड़ा अजीबोगरीब है, कि यहाँ पर पॉपुलर वोट यानी कि जनता के वोट से प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता। ये विरोधाभास लगेगा आपको कि वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है उसमें जनता का वोट फाइनली मैटर नहीं करता। अरे। तो यहां पर स्टेट के हिसाब से जिस स्टेट में जिस कैंडिडेट को जनता ने ज्यादा वोट दिए, वहां का जो इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज की स्ट्रेंथ उस बेसिस से डिसाइड की जाती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट से कांग्रेस के 2 सदनों में कितने कैंडिडेट्स जाते हैं वहां। ओके। तो बड़े स्टेट्स में जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, यहां से क्योंकि ज्यादा प्रतिनिधि जाते हैं कांग्रेस में, सेनेट में भी एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी, तो नेचुरली इनके पास इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या ज्यादा है। आई थिंक 55 है कैलिफोर्निया में, एंड न्यूयॉर्क में शायद 39 है। तो यानी कि हम्म। आपने अगर ये दोनों स्टेट जिस कैंडिडेट ने जीते, भले उसने नंबर ऑफ स्टेट्स कम जीते हो लेकिन बड़े स्टेट्स इन्होंने जीत लिए, तो इलेक्टोरल कॉलेज उसके तब ज्यादा हो जाएगा। 538 यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स है, तो जिस हम्म। कैंडिडेट को 270 मिल गए वो जीत जाएगा। इसलिए और मुनीष जी, जी हाँ हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, तो स्विंग स्टेट्स जो हैं, जैसे ओहायो, आपके विस्कॉन्सन, मिशिगन, ये टिपिकली ब्लैक या रेड स्टेट्स में बटे नहीं हुए। काफी स्टेट्स या जी क्लियरली क्लियर हैं, जैसे इलिनॉय हमारा स्टेट जो है, शिकागो जिसमें आता है, कि टिपिकली इससे डेमोक्रेट स्टेट, ब्लू स्टेट। आपके साउथ में जाएंगे, जॉर्जिया हो गया, ठीक है, टेक्सास हो गया, एरिजोना, एरिजोना में रिपब्लिकन कैंडिडेट ही जीतते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पिछले 70 सालों में वहां एक बार डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, आई थिंक उनको वोट वहां ज्यादा मिले। तो स्विंग स्टेट्स बड़े मैटर करते हैं। और इस बार जो ट्रंप के खिलाफ जो बात एक जा रही है वो ये कि विस्कॉन्सन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये भी स्विंग स्टेट्स में आते हैं। पिछले बार तो ट्रंप जीत गए थे लेकिन मार्जिन बहुत कम था, 0.5% था। जी जी। तो इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पर भी ट्रंप को मुश्किल आएगी। अगर हम बात करें मुद्दों की, जी तो अब तो लगभग प्रचार भी अंतिम चरण में पहुंच रहा है। जी। मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सारे मुद्दे निकल करके सामने आ चुके होंगे। तो इस चुनाव में ट्रंप के खिलाफ कौन से मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, और ट्रंप कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कुछ मुद्दे तो कॉमन है, अल्टीमेटली 5-6 मुद्दे ही हैं यूएस पॉलिटिक्स में। इकोनॉमी,
कि कौन जॉब्स ज्यादा क्रिएट करेगा, कौन इकोनॉमी को ज्यादा सुदृढ़ बनाएगा। हेल्थ केयर ऑलवेज यहाँ पे एक चैलेंजिंग इश्यू है, क्योंकि लगभग 10% लोग नॉन एल्डरली लोगों, यानी कि जो यंग जनरेशन है या नॉन एल्डरली लोगों के अलावा 10% लोगों के पास हेल्थ केयर की इंश्योरेंस नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप ना तो किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। सिर्फ इमरजेंसी रूम में आप जाकर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी रूम में आपको सिर्फ इमरजेंसी रूम या कैजुअलिटी में जाके आपको बस वो थोड़ा बहुत जो उस वक्त की जो प्रॉब्लम है उसका इलाज किया जाएगा। तो ये यहाँ पे हमेशा एक लिंगरिंग इश्यू है। ओबामा केयर के तहत इसको फिक्स करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ट्रंप ने आके उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो वो मुद्दा भी वहीं की वहीं लटक गया। तो ये चीजें हैं, हेल्थ केयर, इकोनॉमी ऑफ कोर्स, गन वायलेंस, गन राइट्स पे हमेशा यहाँ पे विवाद होता है। जी लेकिन जी। फिर भी अगर ट्रंप के खिलाफ एक जो मुद्दा जाएगा वो ये है कोरोना वायरस को उन्होंने किस ढंग से हैंडल किया। जी। डेमोक्रेट एफिलिएशन के लोग मानते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार हम्म। कोविड को कैसे हैंडल किया गया। और विपक्ष हम्म। पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स ने भी कोविड की नाकामी ट्रंप पे थोपने की कोशिश की है। इसलिए अब ट्रंप बिल्कुल आक्रामक मूड में आ चुके हैं, क्योंकि अब उनको वो कहना चाहते हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं था, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें मिसलीड कर रहे थे। तो ये मुद्दे हैं। उसके अलावा जो वायलेंस हुई है ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पर, नेचुरली उसकी वजह से जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एथनिक इनइक्वालिटी है, वो भी मुद्दा है। और अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो ट्रंप के प्लस पॉइंट क्या हैं और माइनस पॉइंट क्या हैं इस चुनाव में? जी, ट्रंप के पॉजिटिव पॉइंट यही है कि उन्होंने उनके वक्त में पिछले 4 सालों में इकोनॉमी की हालत अच्छी हुई है, जिसकी जी। पूरी कामयाबी का सेवा उन्हें नहीं दिया जा सकता, बट जॉब्स क्रिएशन अच्छी हुई है, इकोनॉमी हैज बीन ऑन द अपसाइड। सो ये इशू उनके फेवर में जाता है, ठीक है। जी। और जो उनके खिलाफत जा सकता है वो कोविड का मामला है, और साथ ही साथ जिस ढंग से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं अपने देश में, जिस ढंग से यहाँ पे दिक्कतें बढ़ी हैं, तो नेचुरली दैट कैन गो अगेंस्ट हिम, क्योंकि ट्रंप को एक वाइट सुपरमेसिस्ट के रूप में कई लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो नेचुरली वाइट सुपरमेसी या जो बाइबल वैल्यूज की बातें अक्सर उठती हैं, लेकिन तब भी उन पर आरोप लगाए गए। उसके अलावा भी उन पर आरोप लगाए कि व्हाइट सुपरमेसिस्ट को लेकर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। तो ये इनके खिलाफ जा जी। सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ट्रेडिशनल लोग यहाँ बटे होते हैं, जैसे जो जो माइनॉरिटीज हैं यहाँ पे, एथनिक माइनॉरिटीज हैं, जैसे हिस्पैनिक वोट हो गया, ब्लैक वोट्स हो गए, तो टिपिकली वैसे भी रिपब्लिकन होने की उनकी संभावना कम होती है। जी। जी। और अगर बाइडेन की बात करें तो उनके माइनस प्लस क्या हैं? उनका प्लस यही है कि कोविड उनके लिए एक अच्छा मुद्दा है, प्लस एथनिक वायलेंस, जो ब्लैक लाइव्स मैटर को वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप या एक स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव रिपब्लिकन पार्ट प्रेसिडेंट आएगा तो एथनिक वायलेंस बढ़ेगी, वाइट्स वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिवाइड बढ़ेगा। तो इसको दे आर ट्राइंग टू प्ले ऑन दिस। प्लस एट द सेम टाइम जो उनके खिलाफ जाता है उनकी एज है, क्योंकि ओके। आई थिंक बाइडन ने खुद भी एडमिट किया कि उनकी एज मतलब उनके उनके फेवर में नहीं है, तो ये उनके खिलाफ जा सकता है ये मुद्दा। लेकिन देखते हैं अल्टीमेटली लोग क्या डिसाइड करते हैं, 2 हफ्ते बचे हैं। लेकिन कोई जो क्लियर कट पह, ऐसा डिवाइसिव इशू नहीं, ऐसे कोई क्लियर कट इश्यूज नहीं जिसकी वजह से अपन कह सके कि एक्सेप्ट आप कोविड को छोड़ दे। तो कोविड अगर हम्म। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है लोगों को इस बार तो अलग बात है, अदरवाइज बाकी जो मुद्दे वो हमेशा उठते हैं, कभी प्लस कभी कभी ज्यादा कभी कम। पहली डिबेट की बात करें तो उसके बाद क्या वातावरण था अमेरिका में? पहले डिबेट में क्लियरली बाइडन को एज मिली। इवन जो कंजर्वेटिव मीडिया चैनल्स हैं अमेरिका में, टिपिकली जो मीडिया हाउसेज हैं वो कंजर्वेटिव या लिबरल लाइन पे बटे होते हैं। जैसे जी। पॉलिटिकल पार्टीज बटी होती हैं वैसे ही मीडिया बटा होता है। जबकि अपने भारत देश में बोला जाता है कि मीडिया का काम है न्यूट्रल होके रिपोर्ट को, न्यूज को प्रस्तुत करना, ना कि स्टैंड लेना। यहाँ पर मीडिया हम्म। हाउसेज एंड इवन न्यूज़पेपर्स अपने एडिटोरियल में डिसीजन भी लेते हैं कि हम किसको फेवर करेंगे। और इसी प्रकार से कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन, जो अपने देश में कहते हैं कि कम सेकुलर वर्सेस स्यूडो सेकुलर, तो वो यहाँ पे है लड़ाई। और उसको आप देखें उस दृष्टिकोण से तो इवन कंजर्वेटिव मीडिया ने माना कि ट्रंप
पहली डिबेट में हावी नहीं हो पाए। और ये भी कहा जा रहा है मुनीष जी कि शायद ये पहला चुनाव है जब इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, नारेबाजी कुछ ऐसी हो रही है, छींटाकशी की जा रही है, गाली गलौज तक की गई है। तो ये स्थितियां क्यों आ गई हैं? देखिए, ट्रंप का जो स्वभाव है, ट्रंप एक टिपिकल पॉलिटिशियन क्लास या कट आउट नहीं है उनका। ही वॉज ए बिजनेसमैन एंड देन ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स। तो पिछले इलेक्शन में भी जिस ढंग से उन्होंने एक शुरुआत में काफी गलत एक उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया, हिलरी क्लिंटन को मर्यादा से संबोधित करने की बजाय उन्होंने उनका नाम दिया क्रुगड हिलरी, और उस बात पे हम्म। अटके रहे, मतलब उस बात पे टिके रहे वो। तो मतलब आप देखेंगे तो ये किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं था। तो उसी संदर्भ में आप उसी बात को आगे बढ़ाएंगे ट्रंप पर्सनैलिटी को देखते हुए। फ्री फॉर ऑल जो उनका स्टाइल है काम करने का या बोलने का, तो बिंदास होके बोलना, तो वही अब आपको दिख रहा है। फॉसी, डॉक्टर फॉसी के प्रति उन्होंने काफी नेगेटिव लैंग्वेज यूज की है। तो उसी प्रकार से ये बाइडन और जो इवन जो उनकी प्राइमरीज में जब ट्रंप ने अपनी प्राइमरीज लड़ी थी पिछले बार, तो जी। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पे काफी गलत ढंग से अटैक किए थे। तो आई थिंक ये नया है, कुछ कुछ कह सकते हैं कि यूएस पॉलिटिक्स में नया है, लेकिन ऐसा पहले भी होता रहा है कभी ना कभी। बिल्कुल ऐसे अजीबोगरीब तो नहीं कहा जाएगा इसे। पर मीडिया का एक बड़ा पार्ट है जो ये कहता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत झूठ बोलते हैं। क्या ये भी एक मुद्दा यहाँ पर बना है क्या चुनाव में? हाँ बिल्कुल, आप सीएनएन को देखिए। सीएनएन बिल्कुल डेमोक्रेटिक लाइन लेता है, और सीएनएन के आप न्यूज हेडलाइंस भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चुनाव ट्रंप के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीएनएन प्रोबेबली कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगेंस्ट ट्रंप। और आप फॉक्स न्यूज को सुनेंगे, फॉक्स न्यूज को देखेंगे तो उनको लगता है कि बस ट्रंप को जितवाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है जिस ढंग का मीडिया का यहाँ मिजाज है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस भी नॉमिनेट किए जाते हैं कि रिपब्लिक वो कंजर्वेटिव है कि लिबरल है। तो ये भारतीय दर्शकों को बड़ी अजीब लगता है कई बार इस ढंग का, क्योंकि जज इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल पर्सन। जज का किसी प्रकार से कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से मीडिया का भी नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा है तो है यहाँ पे। अब सीएनएन को उन्होंने फेक न्यूज बोला ट्रंप ने, तो सीएनएन ने भी डिसीजन लिया कि ठीक है, अब हम अगले 4 साल इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। तो वो जहां हम्म। उनको मौका मिलता है, वो उनकी हेडलाइंस, उनकी कंटेंट, जो उनका टेक्स्ट होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि बस उनको अपोज करना है। तो ये है। ओवर ओवरऑल मीडिया की बात करें तो उसका रुख क्या है? ओवरऑल यहाँ पे डेमोक्रेटिक माइंडसेट ज्यादा है। ज्यादातर यहाँ का मीडिया अपने आप को लिबरल मीडिया मानता है। कंजर्वेटिव जी। लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि मीडिया वाले हमें हाईलाइट नहीं करते। फेसबुक भी हमारे खिलाफ है, ट्विटर भी हमारे खिलाफ है। जैसे भारत में बीजेपी वालों को या हिंदुत्व वालों को लगता है कि ये सब हमारे खिलाफ है, तो ऐसे यहाँ पे जो कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग, उनको लगता है कि लोग हमारे खिलाफ है, मीडिया हमारे खिलाफ है। और या वास्तव में कुछ ऐसा है भी। जी। इसका दूसरा पक्ष इसमें यह भी है क्या कि मीडिया में कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग ज्यादा हैं अहम पदों पर, या कुछ इस तरह का नहीं है? देखिए, मीडिया तो प्राइवेट सेक्टर है, तो अब माइंडसेट के लोग लगता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे लिबरल मीडिया इज टिपिकली लेफ्ट लीनिंग। जैसे वही वही। डेमोक्रेटिक पार्टी के स्वभाव को भी देखेंगे आप, तो डेमोक्रेटिक का लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वो सोशल जस्टिस में विश्वास रखते हैं, तो वो लेफ्ट लीनिंग वाली वो लेके आएंगे, आइडियोलॉजीज लेके आएंगे। उनकी गवर्नेंस में भी वही आते हैं कि बड़े गवर्नमेंट साइज होना चाहिए, लोगों को हम एनरिच करेंगे, लोगों को हम सोशल जस्टिस के नाम पे फ्रीबीज देंगे। रिपब्लिकन पार्टी इज कंजर्वेटिव पार्टी, तो फिजिकली भी कंजर्वेटिव। वो कहते हैं कि टैक्सेस कम होने चाहिए, गवर्नमेंट साइज शुड बी लेस। और जो लिबर्टेरियन पार्टी है, जिसकी वजूद यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ये काफी लोगों को काफी अपील करती है, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते। लिबर्टेरियन ये कहते हैं कि फिजिकली कंजर्वेटिव, हम भी फिजिकली कंजर्वेटिव है, एंड सोशली हम लिबरल हैं। यानी कि फिजिकली कंजर्वेटिव का मतलब गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल नहीं होना चाहिए, इसलिए टैक्सेस भी कम होने चाहिए, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए, एंड लिबरल वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। तो आप इनको देखेंगे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो ये क्योंकि फिजिकली लिबरल है, तो ये
उसी प्रकार से मीडिया भी यहाँ पे उनको ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कंजर्वेटिव मीडिया ने फिर अपने कंजर्वेटिव लोगों ने फिर अपने मीडिया हाउसेस बनाए हुए, अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, जैसे हिंदुओं को लगता है अपने देश में, और कुछ हद तक है भी ऐसा, कि उनको लगता है कि हमारे तो कोई पक्ष में खड़ा ही नहीं, तो हम अपने चैनल्स, अपने ब्रॉडकास्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो अपने देश में भी, यानी कि भारत में भी कंजर्वेटिव मीडिया के चैनल्स या पोर्टल्स आए हैं पिछले 10 सालों में कहीं जी पे। जी तो जी। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ पे है ऐसा डेफिनेटली। और अगर 40 लाख भारतीयों की बात करें हम्म। तो इस चुनाव में उनका रुख क्या है? ह्यूस्टन में जो रैली हुई थी, अ, और फिर अहमदाबाद में जो ट्रंप के परिवार का स्वागत हुआ था, कुछ उसका असर बाकी है या धुल गया है? देखिए, कुल मिला के लगभग प्रीडोमिनेंटली तो भारतीय यहाँ पे डेमोक्रेटिक थॉट्स के हैं, लेकिन पिछले बार ट्रंप को उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि कहना मुश्किल है, क्योंकि कमला हैरिस बीच में आ गई हैं, कमला देवी हैरिस, जो कि वैसे तो अपने आप को भारतीय नहीं बोलती हैं, लेकिन अब नवरात्रि पे जिस ढंग से उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, और साथ में जिसको कहते हैं कि सेरिमोनियल अपील लोगों को की है, तो अब भारतीय भी, क्योंकि बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, और उनको अगर थोड़ा सा भी कुछ भारतीयता दिखा दिया तो गदगद हो जाते हैं अक्सर। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े मुद्दों को पे ध्यान देंगे, या उनको ये छोटे जिसके जो सिंबोलिज्म है उस पे जाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर वैसे भी कोई ज्यादा उनका वोट मैटर नहीं करता, क्योंकि 0.8 to 1% इनकी पॉपुलेशन में भारतीयों की संख्या है, और जिसमें काफी लोग अनडॉक्यूमेंटेड भी हैं। तो देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई क्लियर कट विनर नहीं कह सकते उनकी निगाह में कि इस बार, पिछले बार ट्रंप के सपोर्ट में काफी दिखते थे वो, इस बार जैसा कि डिवाइसिव है इस बार, तो कहना मुश्किल है। आमतौर पर तो ज्यादातर राष्ट्रपतियों को दूसरा टर्म मिला है। हम्म। कोई चमत्कार किसी तरह का कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्रंप शायद उतने सौभाग्यशाली ना हो? बड़ा मुश्किल है ये इस वक्त आकलन करना, क्योंकि जो अपनी बातचीत में निकल के आया कि इलेक्शन कैन बी वेरी नैरो, एंड लोग किस तरफ मतलब करवट बदलते हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनली देखा जाए तो सेकंड टर्म प्रेसिडेंट को मिल जाती है। जी जी। तो 3 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, उस दिन पता चलेगा। उससे पहले अपनी एक और बात होगी, कोशिश करेंगे कि हम जी 29-30 के आसपास एक बार फिर से जुड़ें। तब तक जी। शायद कुछ और चीजें क्लियर हो जाएं। तो जी आपने बिल्कुल। समय निकाला मुनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम्म।